वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। और ये महासंग्राम रिवीजन क्लास का दूसरा भाग है आपका जियोग्राफी का। ठीक है, तो दूसरे भाग में आपको बता दूं कि जो बचे हुए आपके प्रश्न थे महासंग्राम के फर्स्ट पार्ट वाले के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं इससे पहले हमने बहुत सारे प्रश्नों पर लगभग हमने 26 क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट आपके शुरुआती, उनको चर्चा कर लिया था। हमने पर्यावरण का अर्थ समझा था, हमने पर्यावरण की परिभाषा को समझा, हमने पारिस्थितिकी का अर्थ समझा, परिभाषा समझी, पारिस्थितिकी की संकल्पना को समझा, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या मतलब होता है इसको जाना, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा को समझा, पारिस्थितिकी तंत्र के अजीविकीय घटकों को, जैविकीय घटकों को, इन सभी घटकों के बारे में जाना, और जैविक घटक, अजैविक घटक, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण प्रबंधन की परिभाषा, पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना, वातावरण नियोजन, वातावरण प्रबंधन, सभी को समझा। पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, जैव विविधता क्या होती है, और इसके अलावा एची लक्ष्य क्या होता है जिसको एची टारगेट भी बोलते हैं, भूमंडलीय तापन यानी ऊष्मन क्या होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप बोलते हैं, मरुस्थलीकरण क्या है, कार्बन चक्र क्या है, भूमि अवनयन क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो आई थी 2006 में वो क्या थी, नमामि गंगे योजना क्या थी, और इसके बाद में हमने खाद्य श्रृंखला क्या थी। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली, और देखते ही देखते हमने लगभग तमाम सारे प्रश्नों पर चर्चा कर लिया था 1 घंटे के अंतर्गत। अब जो है उसके आगे के प्रश्नों को थोड़ा सा हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखिए नमाम गंगे हो गया था आपका, खाद्य श्रृंखला भी मैंने पिरामिड वगैरह बना करके समझा दिया था। अब हमको भूस्खलन के बारे में समझना, ठीक है। चले भूस्खलन क्या होता है इसको जानने का प्रयास करते हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के महासंग्राम वीडियो में। बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी के क्वेश्चंस पेपर की दृष्टि से, यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी जियोग्राफी की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा लिखित हो रही है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ऑब्जेक्टिव हो रही है तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। चले बात करते हैं भूस्खलन की। भूस्खलन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। भूस्खलन, ठीक है, चले भाई इसको जानने का प्रयास करते हैं भूस्खलन क्या है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है भूस्खलन। भूस्खलन जो है एक भूवैज्ञानिक घटना, कैसी घटना बाबू, ये भूवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे कि पत्थर हो गया, अगर खिसकता है पत्थर या पत्थर गिर जाता है, पथरीली मिट्टी अगर बहती है यानी बहाव पथरीली मिट्टियों का, ये सब जो है ये भूस्खलन के अंतर्गत आता है। पत्थर कोई खिसक रहा है, पथरीली मिट्टियां बह रही हैं कट करके, अब वो वायु के बहाव में कटी हैं या जल के बहाव में, ये जो है ये भी निर्भर करता है, अलग मैटर है लेकिन, ठीक है। तो भूस्खलन वैसे बात की है कई प्रकार के हो सकते हैं, और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उनके गिरने से लेकर के बहुत अधिक मात्रा में, बहुत बड़े मात्रा में, व्यापक स्तर पर चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव भी शामिल हो सकता है, ठीक है। छोटे से लेकर के छोटे से छोटे पत्थर की जो है कटाई से लेकर के बड़े से बड़े पत्थर जब कट करके किसी जो है माध्यम के द्वारा जब गिरते हैं या कटते हैं तो उसी को खास करके, और इसका विस्तार कई किलोमीटर दूरी तक हो सकता है, ठीक है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटने से, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों के काटने, या पानी की पाइपों में रिसाव, या पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण तथा भारी बारिश से भूस्खलन की समस्या होती है। अब किन कारणों से होती है भूस्खलन, देखिए सबसे पहली बात, अगर मानव की गतिविधियां होगी, जैसे कि पेड़ वगैरह काटा जाएगा, वनस्पतियों को अगर आप नष्ट करेंगे तो इससे भूस्खलन की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा सड़क के किनारे की जो चट्टानें हैं अगर उनको आप काटेंगे तो भी ऐसी स्थिति आ सकती है। इसके अलावा पानी की पाइपों में अगर थोड़ा सा क्या होता है, लीक होता है, रिसाव होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर निर्वनीकरण करते हैं तो भी आपका ये चीज़ें होती। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वनीकरण मतलब क्या होता है, पहाड़ पर जब जो पेड़ होता है उसकी कटाई अगर कर देते हैं तो संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और जब संतुलन बिगड़ता है तो भूस्खलन जैसी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और अगर बारिश ज़्यादा हो जाती तो इसके कारण से भी भूस्खलन होता है। बारिश से क्या होता है कि वो जो है जो पहाड़ के यानी जो पत्थर होते हैं वो टूटना प्रारंभ कर देते हैं, खिसकने लगते हैं अपने स्थान से, तो वही होता है आपका भूस्खलन। थोड़ा बहुत समझ में आ गया भूस्खलन क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है धरातलीय हलचल, ठीक है। धरातल पर अगर हलचल होती तो उसी को क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, पत्थर खिसकते हैं इसमें, पथरीली मिट्टी कट करके बहती है, तो यही होता है आपका, क्या होता है भाई, इसी को बोलते हैं भूस्खलन। समझ में आ रही बातें ना। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। भूस्खलन के कारण भी मैंने आपको बताए कौन कौन से कारण है।
अच्छा, 3 प्रकार से 4 प्रकार से आपसे भूस्खलन हो सकता है। सबसे पहले समझो 3 कारण हो सकते हैं मुख्य रूप से। एक तो अगर इस प्रकार से स्खलन में कुछ सेकंड में, जैसे तीव्र भूस्खलन जो होता है, 3 प्रकार का भूस्खलन होता है। तो जो पहला होता है वो तीव्र होता है, दूसरा होता है मध्यम, तीसरा होता है मंद। तो जो पहला तीव्र गति से होता है उसमें क्या होता है, भूस्खलन कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक होता है, बड़ी तीव्र गति से। मध्यम में क्या होता है कि कुछ मिनट से कुछ घंटे तक होता है। और जो मंद गति से भूस्खलन होता है उसमें कुछ दिन से लेकर के कुछ वर्ष भी लग सकते हैं, ठीक है। यानी कम समय से लेकर के बहुत अधिक समय तक जो है, यानी कि जो है कुछ सेकंड से लेकर के कुछ वर्षों तक जो है कहीं ना कहीं पे भूस्खलन की समस्या आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसको हिमस्खलन भी कहते हैं भूस्खलन को, ये बातें आप भी ध्यान रखेंगे। इसमें जो शैल पदार्थ होते हैं, मिट्टी होती है, हिमशिलाएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं, ये सब अपने अपने स्थान से खिसकती हैं, ठीक है, यही होता है। भूस्खलन को रोकने के लिए कई सारे उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि छोटे चट्टानी ढेर को हटा देना या निचले भाग में अस्थायित्व बढ़ाने के लिए पदार्थ को एकत्र करना। इसके लिए आवश्यक यंत्र तथा उपयुक्त धरातल का होना भी आवश्यक है। इसके अलावा चट्टानों के चटकने का सतत निरीक्षण करते रहना, लगातार पूर्वानुमान बताने वाले यंत्रों की स्थापना वहाँ पर कर दी जाए ताकि हानि से बचत हो सके। ये पता चल सके कि भाई यहाँ पर चट्टान खिसकने वाली, अगर दरार पड़ गई, भ्रंश पड़ गया, तो तुरंत वहाँ पर मशीनें लगा दी जाए, तुरंत उसकी भरपाई कर दी जाए। इसके अलावा जो है जो घाटी होती है, घाटी के जो ढाल होते हैं उन ढालों पर जो है बाहु कुटों पर व्यापक वृक्षारोपण करा जाए, लगातार वृक्ष लगाए जाएं। इसके अलावा पशुचारण तथा वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए उस एरिया में। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु चट्टानें तोड़ने के लिए जो उच्च शक्तिशाली विस्फोटक होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो विस्फोटकों का प्रयोग ना होगा तो दरार वगैरह कम पड़ेगी, इसके भूस्खलन की समस्या कम होगी, ठीक है। सड़कों किनारे अगर आप तटबंध बनाएंगे तो भी इससे कम मात्रा में भूस्खलन की संभावना होती है। और इसके अलावा जल विभाजकों का संरक्षण भी हो जाएगा, तो इससे भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 28 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्न आपका आता है भूस्खलन वाला, तो एकदम से आएगा, एकदम से रट लीजिएगा। और आपका ये हरित गृह प्रभाव, ये भी एकदम से डेंजरस प्रश्न है, मतलब खतरनाक प्रश्न कहना उचित ना होगा, लेकिन बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा में हमेशा आता है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको आप कहते हैं। तो समझें क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव से। अभिप्राय, अभिप्राय माने होता है मतलब। तो ग्रीन हाउस गैस से क्या मतलब होता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाना। और जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती तो इसके कारण से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गर्म गैस होती है, तो जब वो वायुमंडल में अधिक होती है या उसका एक प्रकार से परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है तो तापमान भी उसी मात्रा में बढ़ने लगता है। यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब तापमान भी बढ़ेगा। अब तापमान जब ज़्यादा हो जाएगा तो तापमान के उस गर्म टेम्परेचर के वातावरण बन जाएगा और उसके संपर्क में जो हवाएं आएंगी वह भी क्या हो जाएंगी, वह भी गर्म होंगी। वैसे हवाएं जो भी होंगी वो गर्म हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जब वो हवाएं जा करके ग्लेशियर से टकराएंगी, बर्फ़ के पहाड़ों से टकराएंगी, तो बर्फ़ के पहाड़ पिघलने प्रारंभ हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों में जलस्तर ज़्यादा हो जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, द्वीप वगैरह जो तटीय इलाके हैं वो द्वीप डूबना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस ऊष्मा रोधी दीवारों से निर्मित एक ऐसा पौधा घर होता है जिसकी छत कांच या प्लास्टिक की बनी हुई होती है। सूर्य की लघु तरंगे जो एक प्रकार से लघु तरंगे होती हैं, इसमें प्रविष्ट तो हो जाती हैं, किंतु दीर्घ तरंगे जो होती हैं उनके रूप में होने वाला जो विकिरण होता है इस कांच घर से बाहर नहीं हो पाता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। हमारा वायुमंडल भी ग्रीन हाउस के समान कार्य करता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तापमान वृद्धि के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो तीव्र तरंगे आती हैं, तीव्र विकिरणें आती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो खास करके वो यहीं पर रुक जाती वायुमंडल, यहाँ तो आई पृथ्वी पर लेकिन टकरा करके वायुमंडल में फैल जाती हैं। और जब वायुमंडल में फैल जाती तो उन्हीं के संपर्क में आते आते क्या होता है, वायुमंडल अपना गर्म हो जाता है, वो ऊष्मा ऊपर नहीं जा पाती है, ठीक है। जो तीव्र विकिरणें आती हैं, जो दीर्घ तरंगे आती हैं सूर्य से, तो जैसे सूर्य से दीर्घ तरंगे जिस प्रकार से जो है कांच के घर में आती हैं, जो कांच का घर होता है खास करके जिसकी छत कांच की होती है और प्लास्टिक की बनी हुई होती है, एक पौधा घर होता है ग्रीन हाउस ऊष्मारोधी दीवारों से बना हुआ, तो खास करके उसी प्रकार से वातावरण भी अपना होता है, ठीक है। और जब उसी प्रकार से वातावरण होता तो जिस प्रकार से उसमें वो जो है किरणें रुक जाती, ठीक इसी प्रकार से वायुमंडल में भी रुक जाती है। और यही कारण है कि क्या होता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। चले, तो ये होता है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है।
ग्रीन हाउस गैसों में बहुत सारी गैसें शामिल है, CFC भी शामिल है, ठीक है, मीथेन भी शामिल है, और जो है आपको देखते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो शामिल ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपकी शामिल हो सकती है, मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका आ चुका है 29 नंबर क्वेश्चन, आप देखने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर आपका प्रश्न है, ई वेस्ट क्या है? ई वेस्ट जिसको आप कहते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? ई वेस्ट क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ई वेस्ट किसको कहते हैं, फटाफट से बताएंगे भाई, ई वेस्ट क्या होता है? तो ई वेस्ट के बारे में बात की जाए तो जो बेकार हो चुके पुरानी शैली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, ई माने होता है इलेक्ट्रॉनिक और वेस्ट माने होता है कचरा, ठीक है, या मलबा। तो जो बेकार हो चुके पुरानी शैली के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, नगरीय अपशिष्ट का बड़ा भाग होता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नगरों में आप देखते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है पड़े हुए होते हैं मलबों के रूप में, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ई वेस्ट बोलते हैं। ई माने होता है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वेस्ट माने होता है कचरा। तो इसमें आप देखते हैं कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, बैटरी हो गई, लैपटॉप हो गया, टेलीविज़न हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे खिलौने हो गए, चिप हो गई, फ्लॉपी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, तमाम प्रकार के जो यंत्र होते हैं खास करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सभी खास करके सम्मिलित होते हैं। ओके, और आपको बता दूं कि विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक ठोस अपशिष्ट पदार्थों की समस्या अधिक जो है भयानक होती है, अधिक भयावह होती है, और इससे मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। आप देखते हैं इससे आए दिनों क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तरंगों से लेकर के बहुत सारी हानिकारक जो है तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो ये ई मटेरियल या ई वेस्ट होता है जो कि एक प्रकार से बेकार हो चुका होता है, पुरानी शैली का होता है, उसका यूज़ नहीं होता है, या फिर यूज़ होता है तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो तमाम प्रकार के कारण होते हैं ई वेस्ट बढ़ने के, और खास करके शहरों में आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ज़्यादा होता है। क्लियर? आगे बढ़ते तो ये होता है ई वेस्ट। ई वेस्ट माने होता है आपका जो बेकार हुआ कचरा, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आपको मैंने बताया कि जो टीवी, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी चिप, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, बैटरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सभी से बनते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं 30 नंबर आपका प्रश्न है कि मृदा मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन, मृदा अपरदन आपका बड़ा अच्छा टॉपिक है और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी आता है। मृदा अपरदन के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है मृदा अपरदन। ज़बरदस्त चीज़ क्या, मतलब ज़बरदस्त प्रश्न है मृदा अपरदन का, ये आपकी परीक्षा में हमेशा आता है। चूँकि मृदा यानी मिट्टी, और अपरदन माने होता है कट करके बहना। अपरदन एक प्रक्रिया होती है। अब अपरदन को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। अपरदन आपको मैं बता दूं कि अपरदन जो होता है खास करके वो आप देखेंगे मृदा यानी मिट्टी जो होती है उसका कट करके बहना, वही अपरदन होता है। अब मिट्टी किन चीज़ों से कट करके बहती है? या तो भूमिगत जल के द्वारा, या फिर मृदा जो है जल के द्वारा बहेगी यानी बारिश के जल के द्वारा, या फिर क्या होगा, मृदा जो है वायु के द्वारा कटेगी, ठीक है। तो इसके कारण से कई सारी स्थलाकृतियाँ भी बनती हैं। अब यहाँ पर मृदा अपरदन को समझ लेते हैं, यानी मृदा का कट करके बहना, मिट्टी का कट करके बहना। अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण से क्या होता है कि कोई भी वस्तु से मिट्टी का अपने स्थान से कट करके बह जाना, ठीक है। देखिए, प्रकृति की शक्तियों के द्वारा मृदा का इतनी तेजी से निष्कासित किया जाना कि मृदा मतलब विभिन्न मृदा रचने वाली प्रक्रियाएं उनकी पूर्ति ना कर पाएं, मृदा अपरदन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर समझे इसको, तो मृदा अपरदन का तात्पर्य जल एवं वायु के द्वारा मृदा के विनाश एवं जो है क्षयण से होता है। क्षयण माने होता है उसका, उसमें कमी करना, मृदा की परत को काटना, ठीक है, उसको काट करके बहाना, किसके द्वारा? या तो जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा, ठीक है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत जो कि 200 से 300 वर्षों के लंबे समय में बनती है, वह भारी वर्षा या धूल भरे तूफान के द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती है, और इस प्रकार मृदा का तीव्र गति से विनाश हो जाता है, परंतु उसका निर्माण लंबे समय में होता है, और इसी कारण से मृदा का रक्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी मृदा बनने में, मृदा की 200 से 300 वर्षों में आप देखते हैं मृदा की एक छोटी सी 1 सेंटीमीटर की परत बनती है, मोटी सी। अगर वही परत बहुत चंद समय में क्या होता है कि तूफान आया या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और कट करके बह जाती है, तो एक तो मृदा की कट करके बहने से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक तो सबसे पहली बात कि मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। दूसरी बात ये कि मृदा जो होती है वो मरुभूमि में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है। मृदा अगर लगातार कटती रहेगी तो मृदा ऊसड़ फेंके एकदम से बंजर बन जाएगी भूमि, ठीक है, यानी कि मरुस्थल बन जाएगा। तो ये होता है मृदा का कट करके बहना, मृदा अपरदन।
अगला क्वेश्चन से आपका 31 नंबर देखेंगे, मृदा क्षय। मृदा क्षय माने भी होता है मृदा की कमी, मृदा का कटना, मिट्टी का कटना, ठीक है, मृदा की उत्पादक क्षमता में या उर्वरक क्षमता में कमी होना, ठीक है। देखिए, मिट्टी की उत्पादक क्षमता में क्रमिक ह्रास, क्रमिक मतलब एक क्रम से ह्रास, कमी, ह्रास माने कमी, ठीक है, और समापन को मृदा क्षय कहते हैं। मिट्टी की क्षमता में इस प्रकार का ह्रास प्रायः एक नई या एक कई तत्वों के विनिष्ट होने से होता है। जब किसी भूमि पर एक विशेष प्रकार की फसल, लगातार अगर आप एक ही फसल किसी मिट्टी पर बोएंगे तो उसका भी क्षय हो जाएगा, उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त होगी, क्षीण होगी। जो कुछ निश्चित तत्वों का शोषण करती है, लगातार उगाई जाती है, तो वहाँ की मिट्टी का वह विशेष तत्व इतने तीव्र गति से समाप्त होता है कि ना तो प्राकृतिक ढंग से उसकी पूर्ति हो पाती है और ना ही कृत्रिम ढंग से उसकी पूर्ति संपन्न हो पाती है। और इस कारण से क्या होता है कि मिट्टी निर्माण और विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का संतुलन भंग हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो इसी को मृदा क्षय कहते हैं। मिट्टी की इस अवस्था को ही मृदा क्षय या मृदा समापन कहते हैं। तो आपसे मृदा समापन पूछे या मृदा क्षय पूछे, बात एक ही होती है, ठीक है, मृदा क्षय या मृदा समापन। समझ में आ रही बातें? यानी मृदा की उर्वरक क्षमता में कमी होना। इसीलिए जो है ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप खेती करें तो आप क्या करें, आप फसलों को बदल बदल करके बोए। इसके कारण से क्या होता है, एक फसल अगर किसी एक तत्व को खींच लिया है तो दूसरी फसल आएगी, वो हो सकता है उस तत्व को प्रदान कर दे, ठीक है। और खाद वगैरह जैविक वगैरह पड़ती रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा। और खेत लगातार बोने से भी, चाहे आप बदल बदल करके फसल भी बोए, लेकिन लगातार अगर आप बोएंगे तो भी खेत अनउपजाऊ बन जाते हैं। इसके कारण इसका मतलब उपाय क्या है, आपको परती भी खेत छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आप थोड़ा समझने का प्रयास। 32 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट माने क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझो अपने देहाती भाषा में भैया। ठोस माने होता है सॉलिड, सॉलिड यानी कि जो ठोस हो। अपशिष्ट माने होते कचरा, ठीक है, मलबा, तो वही यानी कि ऐसा कचरा जो ठोस हो, ठीक है। अब देखो, मानव के द्वारा उपयोग के उपरांत परित्यक्त, परित्यक्त माने छोड़े हुए ठोस पदार्थ को ठोस अपशिष्ट कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि ठोस हैं, मनुष्य ने उसका उपयोग करना छोड़ दिया, उसका प्रत्यक्त कर दिया है, मतलब कि उसको उपयोग में लाना छोड़ दिया है, तो वो आपका होता है ठोस अपशिष्ट, ठीक है। जिसमें विभिन्न प्रकार के डिब्बे शामिल होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हो, चाहे कांच के हो, या अनेक प्रकार के डिब्बे। आप देखते तमाम सारे बोतल होते हैं, तमाम सारे डिब्बे, कांच के तमाम सारे सामान, पॉलीथीन बैग हो गया, प्लास्टिक के सामान बहुत सारे हो गए, निर्माण सामग्री बहुत सारे हो गए। ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, सब ठोस अपशिष्ट में होते हैं, जो भी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इससे प्लास्टिक का डिब्बा अगर बनता है तो नष्ट नहीं होता, उसको जलाएंगे भी तो थोड़ा बहुत बच जाएगा आपका, ठीक है। तो दैनिक जीवन में उपयोग के बाद फेंके जाने वाले ठोस पदार्थों को कूड़ा करकट, कचरा, उच्छिष्ट व ठोस अपशिष्ट के नाम से पुकारते हैं। इसको परिभाषित करते हुए फ्लिन तथा ईगल्स महोदय कहते हैं कि किसी भी तरह का ठोस पदार्थ जो लंबे समय तक उपयोगी नहीं होने के कारण से छोड़ दिया जाता है, मतलब या छोड़ दिया जाता है या छोड़ दिया गया हो, साथ ही जैविक और अजैविक स्वरूप में होता है, उसको हम ठोस अपशिष्ट कहते हैं या ठोस अपशिष्ट कहलाता है। तो समझ में गए ठोस अपशिष्ट क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, अब मुझे विश्वास हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वायु प्रदूषण। इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा और मॉडल पेपर जो मैंने डाला उसको देख लीजिएगा। एक मॉडल पेपर मैं और देने वाला हूं तुरंत, इसके बाद मैं एक मॉडल पेपर और आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो और दे दूंगा, ठीक है। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर से फंसेंगे, यहाँ महासंग्राम से फंसने वाले, तो आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला समझे, वायु प्रदूषण से आपका क्या आशय। वायु प्रदूषण, प्रदूषण तो समझ रहे हैं क्या होता है, कमी होना किसकी गुणवत्ता में, तो वायु की गुणवत्ता में कमी होना वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। देखिए, जिसके कारण से क्या तमाम प्रकार की बीमारियां भी फैलती हैं। तो जीवमंडल का आधार क्या है भाई, वायु है। प्रकृति की अनुपम देन वायु है, जो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। अगर ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, 78% आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, और 21% आपका क्या है भाई, ऑक्सीजन है। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीजन पर ही जीवन निर्भर है। प्राणी और पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, जिससे हरे पौधे ग्रहण कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वह ऑक्सीजन को एक प्रकार से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, पौधे जो होते हैं हरे पौधे।
तो और एक संतुलित चक्र चलता रहता है इसी प्रकार से, यानी कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको पौधे सोख लेते हैं और वो ऑक्सीजन निकाल देते हैं, कितनी अच्छी बात है। और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो देखिए ये तालमेल बना रहता है। अगर प्रकृति का यानी जो है पौधों का, वनस्पतियों का और मनुष्य का, प्राणियों का अगर तालमेल थोड़ा सा ऐसा बना रहे, निश्चित तौर पर बड़े अच्छे तरीके से पर्यावरण संतुलित रहेगा। लेकिन जब यही संतुलन बिगड़ने लगता है तो वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है और भी तमाम प्रकार के प्रदूषण बढ़ने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये संतुलन में मतलब संतुलन में उस अवस्था, इस संतुलन में उस समय व्यतिक्रम आ जाता है जब उद्योगों, वाहनों और अन्य घरेलू उपयोगों से निकलता हुआ धुआं जो होता है या तमाम प्रकार के छोटे छोटे कण जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों से उत्पन्न जो विषैली गैसें होती हैं, या धूल के बहुत सारे कण होते हैं, या रेडियोधर्मी बहुत सारे पदार्थ आजकल जो चल गए हैं, तो वो पदार्थ वायु में प्रवेश कर जाते हैं। इससे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, आप देखते हैं समस्त जीव जगत के लिए हानिकारक होते हैं वो। और यही वायु प्रदूषण या वायुमंडलीय प्रदूषण कहलाता है। जैसा कि मैक्स बेल ने लिखा भी है कि हमारे वायुमंडल का अत्यधिक दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा एवं जीवन के लिए संकट बन गया है, जिसके फलस्वरूप पौधे एवं अन्य जीवों का विषैली धूप, धूल एवं धुओं से प्रदूषित क्षेत्रों में विनाश हो रहा है। और निश्चित तौर पर यह आपका वायु प्रदूषण तो आपने समझ गए होंगे। वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। वायु प्रदूषण के कितने प्रकार हैं आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वायु प्रदूषण का आपसे क्या पूछ रहा है भाई, वायु प्रदूषण का आपसे प्रकार पूछ रहा है। वायु प्रदूषण कितने प्रकार का होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखें, वायु प्रदूषण की वृद्धि के प्रमुख कारण जो है वो इस प्रकार है। पहला कारण है कि उद्योगों का अत्यधिक विकास हो चुका है। अब आप देखते हैं इंडस्ट्रीज एरिया लगातार बढ़ रहे हैं, नगरीकरण बढ़ रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण के जो है वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और आप देखते हैं जब उद्योगों का विकास होता है तो उससे निकलता जो विषैला पदार्थ होता है, जो धुएं होते हैं यानी गैसेस जो होती हैं, इससे ये वायुमंडल को बहुत प्रभावित करती हैं। दूसरी बात है वाहनों के प्रयोग से अत्यधिक वृद्धि हो गई है। वाहन के प्रयोग में हर व्यक्ति के पास गाड़ी है। अब तो ब्याहम गाड़ी तो एकदम अनिवार्य हो गई कि अगर केहू ब्याह हुआ थे तो गाड़ी तो दे ही पड़े, चाहे हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस दे, चाहे कोनो गाड़ी दिए। ठीक है, तो इससे वाहन लगातार बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल से लेकर के बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां बढ़ रही हैं। तो इसके कारण से क्या होता है, उससे भी सिलेंसर से धुआं निकलता है, तो वो भी वायु की गुणवत्ता को कमी करता है, मतलब कि वायु की क्वालिटी में कमी करता है। इसके अलावा रासायनिक पदार्थों के प्रयोग में वृद्धि हो गई है और उसका वायुमंडल में मिश्रित जो है जो रासायनिक पदार्थ हैं वो वायुमंडल में मिल जाते हैं, ये भी एक प्रकार से उसकी गुणवत्ता को कम करता है। चौथा जो कारण है वायुमंडलीय प्रदूषण का वो ये है पेट्रो रासायनिकों के प्रयोग में वृद्धि हुई है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा नगरों में जनसंख्या का अत्यधिक जमाव। आप देखते हैं नगरों में बहुत सारी जनसंख्या हो चुकी हैं और इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि वहाँ पर पेड़ पौधे चूँकि कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो और गाड़ी मोटर ज़्यादा चलते हैं, तो वहाँ का वायुमंडल जो होता है पूरा का पूरा दूषित ही रहता है। ठीक है, अगला आप देखते हैं वनों का निरंतर विनाश होना, लगातार वनों की कटाई हो रही कृषि के लिए, अलग चीज़ों के लिए। तो यह भी एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त मतलब बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा कारण है खास करके वायुमंडल का। अगला आप देखते हैं अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि। जो अवशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कूड़ा करकट हो गया, इसके कारण से भी आप देखते हैं वायुमंडलीय ताप मतलब कि वायुमंडलीय जो प्रदूषण है वो बढ़ता है। इसके अलावा परमाणु अस्त्रों का परीक्षण हुआ है। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण से क्या होता है, उससे वायु बहुत हद तक प्रभावित होती है और जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय जो प्रदूषण होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 35 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है। वायु प्रदूषण से आपका प्रश्न एग्जाम में बनेगा, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जल प्रदूषण से भी प्रश्न आने वाला, तो जल प्रदूषण क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो जल में प्रदूषकों का इतनी अधिक मात्रा में समावेश कि वह जल की सहन क्षमता से अधिक हो और प्राणी मात्र के लिए हानिकारक हो जाए, उसको जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है सॉरी भाई, प्लीज वेट अ मोमेंट। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि जब प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से बाह्य पदार्थ जल में मिल जाते हैं जिनका दुष्प्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जल में विषाक्तता आ जाती है, जल के सामान्य ऑक्सीजन स्तर में गिरावट हो जाती है, जल जनित महामारियां फैलती हैं तथा अन्य दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसको ही हम जल प्रदूषण कहते हैं।
और जल प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है अपशिष्ट मलबे जो होते हैं, खास करके इंडस्ट्रियल एरिया जो होती है वहाँ का जो मलबा जो होता है, वो मलबा का पाइप जो होता है वो नाले के माध्यम से आप देखते हैं कि वो नदी में फेंक देते हैं। जैसे कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, और अब तो फैक्ट्रियाँ जो उन्नाव साइड शिफ्ट होने लगी हैं, लेकिन उससे पहले अगर उन्नाव साइड में अगर आप नहीं जाएँ, मतलब कि उन्नाव ना जाएँ, तो पहले कानपुर में ही बहुत सारी थी। लेकिन अब गंगा नदी का जो नमामि गंगे योजना यानी कि योजनाएं जो आई हैं, इनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, अब थोड़ा सा रोक लगी है इस पर कि इसके इतने एरिया में कोई फैक्ट्री नहीं हो सकती है। तो वो सब फैक्ट्री क्या होती है कि नालों के माध्यम से, और आप देखते हैं शहरों की जितनी भी नालियाँ होती हैं उनका निकास नदियों की ओर होता है। नदियों में सारे नाले जा करके मिल जाते हैं, सारी नदियों में जा करके गिरते हैं, ठीक है, जितने भी मलबे होते हैं, अपशिष्ट होते हैं। और आजकल आप देखते हैं क्रीम पाउडर इतना लगा करके, और आप देखते हैं साबुन, सोडा, निरमा, कास्टिक, तमाम प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करके लोग कपड़ा धुलते हैं। तो वो सब भी नाली के माध्यम से आता है, नाले में मिलता है, और नाला जा करके नदी में मिलता है। तो इससे कारण से क्या होता है, नदी के जल में क्या होता है, प्रदूषण बढ़ जाता है। यानी उसका जो नदी का जो वास्तविक नेचर है वो अपने नेचर से हट जाती है, और इस प्रकार से कई प्रकार की हानि होती है। और जो जल को शुद्ध करने वाले जो प्लैंकटन होते हैं, जो जीव होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं जब वो उचित वातावरण नहीं पाते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आजकल गंगा नदी में भी आप देखते होंगे कीड़े पड़ने लगे हैं। मतलब कि गंगा नदी का जल खराब नहीं होता था कभी, लेकिन अब अगर आप उसको भर करके रखेंगे तो उसमें भी खराब होने की संभावना बढ़ गई है, ठीक है। चले, अमेरिकी जन स्वास्थ्य सेवा के अनुसार कि जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ की उपस्थिति जिसके कारण जल विशेषताओं में कमी होकर के घातक प्रभाव हो, या जल की उपयोगिता में कमी आ जाती हो, तो जल प्रदूषण कहलाता है। तो ये परिभाषा अगर याद करनी है तो कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपनी परिभाषा जल प्रदूषण की बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। 36 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित उत्पादकों और उपभोक्ताओं को उनकी संख्या, जैव भार तथा ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित करना, उसी को पिरामिड कहा जाता है। तो जिससे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना एल्टन महोदय ने 1927 में प्रस्तुत करी थी। पिरामिड जो है आरेखों के द्वारा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न जैविक घटकों के शोषण मतलब पोषण स्तर संबंधित मतलब संबंध को प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता पिरामिड के आधार से शीर्ष की ओर अवरोही मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जीवों की संख्या का पिरामिड, यानी जिसमें जीव की संख्या घटती बढ़ती क्रम में हो वो। दूसरा होता है आपका भाई, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है जैव भार पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। अब यहाँ पर पिरामिड में थोड़ा सा एक बार आपको बना करके फिर से समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक पिरामिड मैंने बनाया, ठीक है, ये आपका पिरामिड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ पर पेड़ पौधे आपके हो गए, घास फूस हो गई, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, हरे पौधे हैं, ठीक है। ये हो गए आपके प्राथमिक उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक, ये हो गए उत्पादक, या फिर इसी को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ठीक है, या उत्पादक ही केवल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पेड़ पौधे या हरे चीज़ें होती हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं, अपना पेड़ मतलब कि जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधे को कौन खाता है भाई, पेड़ पौधों को खाती हैं। जैसे मान लेते हैं बकरी है, तो बकरी क्या करती है, वो पेड़ पौधों को खाती है। तो ये दूसरे में, यानी बकरी जो है ये शाकाहारी है। अब बकरी चूंकि शाकाहारी है तो ये क्या हो गई आपकी, ठीक है, बकरी शाकाहारी है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। यानी कि ये बकरी जो है निर्भर है किस पर, घास फूस पर निर्भर है। तो ये चूंकि घास फूस पर निर्भर है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, ये घास को खा करके अपना भोजन तैयार करती है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। जो तीसरा आपका आता है वो आपका क्या आ जाएगा, बकरी को कौन खाता है, मान लेते हैं भेड़िया खा गया। बकरी को कौन खा गया भाई, भेड़िया खा गया, ठीक है, या मनुष्य भी आपका खा जाता। तो ये देखिए इसमें सर्वाहारी लोग आ जाते हैं। मनुष्य जो होता है वो आपका सेकंड में और फोर्थ में भी आप रख सकते हो, उसके ऊपर भी। तो ये सेकंड उपभोक्ता होगा भेड़िया आपका, ठीक है। भेड़िया आपका क्या होगा, सेकंड उपभोक्ता होगा, मतलब कि आपका द्वितीयक उपभोक्ता होगा, यानी बकरी को खा रहा है ये, ठीक है। भेड़िया आपका घास तो चरेगा नहीं, वो भेड़िया मतलब बकरी को खाएगा। इसके अलावा जो अगला आपका आता है वो आप देखेंगे, ये जो बनता है आपका शेर। शेर जो होता है भेड़िया को खा लेता है, तृतीय उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो तृतीय उपभोक्ता कौन हो गया, शेर हो गया। तो आप देखते हैं शेरों की संख्या आपको कम मिलेगी, उसके अंदर भेड़ियों की संख्या मिलेगी, फिर आपको बकरियों की संख्या थोड़ी और अधिक मिलेगी, फिर पेड़ पौधों की संख्या और अधिक मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, पिरामिड जो है आपका प्राथमिक मतलब जो उत्पादक है वो ज़्यादा है,
फिर उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर उससे कम आपका द्वितीयक उपभोक्ता है और उससे कम आपका आपका तृतीयक उपभोक्ता है। अब जैसे इसको और अच्छे तरीके से समझो तो अगर सांप वाला अगर मैं आपको समझाऊं, देखें यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये सब मान लेते हैं पेड़ पौधा है। अब पेड़ पौधे को कौन खाता है भाई, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पेड़ पौधे यानी जो वनस्पतियां होती है उसको खाते हैं। कीड़े मकोड़े को कौन खाता है, कीड़े मकोड़ों को मान लेते हैं मेढक आपका खा रहा है, ठीक है। कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है, मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है, मेढक को आपका सर्प खाता है। सांप को कौन खाता है, चील वगैरह खा लेती है, ठीक है। पक्षी बाज खा लेता है। तो एक प्रकार से ये हो गया, ये भी एक पिरामिड हो गया आपका। तो यही सब होता है आपका पिरामिड, ठीक है। 37 नंबर आप क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए 37 नंबर प्रश्न है, संतृप्त यानी सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है सतत विकास के बारे में। सतत विकास की बात की जाए, संपोषित विकास, सतत विकास, संतृप्त विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कई नामों से इसको जानते हैं। खास करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय प्रदूषण ना फैले इसको ध्यान में रखते हुए जब हम कोई इंडस्ट्री बनाते हैं या कोई भी हमने उद्योगों की स्थापना करी तो मैं ये ध्यान में रखूंगा या कोई भी व्यक्ति ये ध्यान में रखे कि भाई पर्यावरण का इससे विकास ना रुक जाए या मानव का और प्रकृति का संतुलन या पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़ने पाए, ऐसी कुछ व्यवस्था करके अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया जाए। तो ये होता संतृप्त विकास, यानी कि आप प्राकृतिक जो मतलब जो आपके संसाधन है उनका उपयोग करो, लेकिन इतना अधिक मत करो, एक लिमिटेशन में करो, एक सीमा के अंतर्गत आप जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करें, ठीक है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ मात्रा में बचा रहे। संपोषित विकास से अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों के विवेक सम्मत उपयोग से है, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही साथ भविष्य में भी संसाधनों का सुरक्षित दोहन किया जा सके, ठीक है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए या उसकी पूर्ण करने की क्षमता में ह्रास किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति ही संपोषित विकास होती है। कि भाई अपना भी विकास हो जाए, अपना भी पूर्ति हो जाए और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम उसको बचा सकें, ठीक है। ये होता है आपका संतृप्त विकास, ठीक है। 38 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसको आप वैश्विक तापन बोलते हैं उसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ब्रिटिश के पर्यावरणविद थे वालेस ब्रोएकर। उन्होंने 1970 ईस्वी के दशक में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि होने से है। पिछले कुछ दशकों से पृथ्वी और इसके वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पृथ्वी और इस तापमान वृद्धि का मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं। पर्यावरण प्रदूषण भी है। आप देखते हैं ग्रीन हाउस गैसों में कौन शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है पर्यावरण प्रदूषण की, मतलब ग्रीन हाउस गैसों की, ठीक है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद में फिर इसके बाद में आपका आता है कार्बन मतलब सॉरी क्या बोलेंगे इसको, मीथेन, CH4 मीथेन, और इसके बाद में N2 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैसें हैं। इसके अलावा ओजोन 3 भी ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है। ये गैसें पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊष्मा को अनंत वायुमंडल में जाने से रोके रखती हैं, जिसके कारण से वायुमंडल में औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। और ये ज्ञात है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सर्वप्रमुख गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक पर्यावरणीय वायु प्रदूषण को देने वाली जो गैस, सबसे अधिक वायु प्रदूषण करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। लेकिन सबसे अधिक तापमान को बढ़ाने वाली जो गैस है या सबसे प्रमुख जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन क्षरण क्या है। ओजोन जो परत है उसकी परत में कमी होना या वो परत जो है क्षीण होना, उसी को ओजोन क्षरण कहते हैं। ओजोन क्षरण का मतलब होता है ओजोन का अवक्षय होना, ओजोन का कट जाना, ओजोन की परत का कटना, ठीक है। ओजोन परत क्या करती है, एक छन्नी का काम करती है। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है उनको छान देती है वो, यानी जो बेकार किरणें होती है उसको पृथ्वी तक नहीं आने देती हैं, उनको रोक लेती हैं जो आपका ओजोन लेयर है, और बाकी जो अच्छी किरणें होती हैं उनको छोड़ देती है पृथ्वी तक आने के लिए। तो एक छन्नी का काम करती है। जिस प्रकार से आप चाय पीते हैं तो छन्नी लगाते हैं तो चाय पत्ती वगैरह जो या फिर वेस्ट मटेरियल होता है वो ऊपर रुक जाता है और अच्छी अच्छी चीज़ें जो पेय पदार्थ होता है वो आपके गिलास में आ जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ काम करता है छन्नी की भांति आपका कौन, ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन परत। तो ओजोन क्षरण का वर्णन 1970 के दशक में आया। पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4% की कमी आ रही है, जिस कारण से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप मंडल में ओजोन क्षेत्र की घटना जो है वो सामने आ रही है।
इसका मूल कारण है ब्रोमीन, परमाणु क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व फ्रेयान। ये सब गैसें जो है ओजोन क्षरण से के लिए जिम्मेदार हैं। ओजोन क्षरण से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जीवों व वनस्पतियों को हानि पहुंचाती हैं। ओजोन लेयर ही इस हानिकारक किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है और इसी कारण ओजोन परत का संरक्षण आवश्यक है। आप देखते हैं बहुत सारा जो है एक होल हो चुका है अब ओजोन क्षरण में, तो इसको रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकना होगा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना होगा, ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 40 नंबर आपका प्रश्न है, बाघ परियोजना क्या है भाई? तो बाघ एक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का सूचक होता है। क्या? बाघ जो है एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का क्या होता है? सूचक होता है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बाघों की पर्याप्त संख्या में उपस्थिति आवश्यक होनी चाहिए। विलुप्त होते बाघों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या करा है? 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना प्रारंभ करी है। आपको बता दूं कि बाघ जो है वो खत्म होने के कगार पर हो गए थे, ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए व्यवस्था करना बाघ परियोजना है। आपको बता दूं कि गौरैया चिड़िया भी खत्म होने की कगार पर होने लगी हैं। गौरैया चिड़िया क्यों खत्म होने लगी आपको पता होगा? शहरों में तो बची नहीं, गाँव वगैरह में कहीं कहीं पर आपको दिखाई पड़ती हैं। शहरों में क्यों नहीं बची? आप देखिए पतंग वगैरह खूब उड़ाते हैं, उसमें चिड़िया बहुत सारी मर जाती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी स्थिति ये भी आ जाती है कि चिड़िया मर जाती हैं, ठीक है। तो आप अब कभी भी हो तो कहीं हो तो चिड़ियों के लिए आप दाना वाना, बुलबुल आपको नहीं दिखती हैं, बहुत कम दिखती हैं, ठीक है। आप देखते हैं तोते पहले बहुत दिखते थे, अब थोड़ा कम दिखने लगे हैं। गिद्ध पहले दिखते थे, अब नहीं दिखने लगे हैं। तो आप ये देखेंगे किस प्रकार से विलुप्त हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से सभी, तो बाघ परियोजना जो है इसके प्रारंभ 1973 में किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, ताकि बाघों का संरक्षण किया जा सके। बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघों के संरक्षण के लिए प्रारंभ में 9 बाघ रिजर्व क्षेत्र बनाए गए थे। एक बांदीपुर का था, एक कार्बेट था, जिम कार्बेट, एक कान्हा नेशनल पार्क, एक मानस नेशनल पार्क था, एक मेलघाट था, एक पालामऊ था, एक रणथंभौर राजस्थान का था, सिमलीपाल उड़ीसा में था, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में ही है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी आपका बड़ा फेमस है, ठीक है, मानस भी आपका है। और इन सभी का कुल क्षेत्रफल जो था वो 16,339 वर्ग किलोमीटर था। और इसमें लगभग आपको बता दूं कि 268 बाघ हुआ करते थे। इसमें 2750 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सिमलीपाल रिजर्व जो बैंक है, रिजर्व जो है सिमलीपाल उड़ीसा का, ये सबसे बड़ा माना जाता है। 2750 वर्ग किलोमीटर अकेले में सिमलीपाल बाघ रिजर्व है, ठीक है, सबसे बड़ा यही है। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के आ चुका है। प्रश्न आपका क्या है भाई? प्रश्न आपका है जो है टिहरी बांध को लेकर के, और ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। बाघ बाघ रिजर्व को लेकर के ही प्रश्न आएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उस प्रश्न को, ठीक है, क्लियर। आपको बताते चलूं कि जो आपका ये है कि ये खास करके क्या बोलते हैं, टिहरी बांध परियोजना, ये एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना की बात की जाए, देखिए स्थिति और विस्तार बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सबसे पहले जानो टिहरी जिला पड़ता है, उसी के कारण से टिहरी बांध बोला गया इसको। गढ़वाल जो है हिमालय के आसपास आप देखते हैं, उसी पर टिहरी जनपद में इस बांध को बनाया जा रहा है, टिहरी बांध, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से टिहरी बांध का स्थल जो है वो 32 जो है डिग्री 32 डिग्री 22 मिनट और 44 जो है सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा जो है 78 डिग्री 31 मिनट 0.3 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। टिहरी बांध का मुख्य स्थल भागीरथी तथा भीलांगना दो नदियों के संगम पर आपका पड़ता है, और इसी संगम को गणेश प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, और इसके बिल्कुल समीप स्थित है। और इस स्थल पर नदी तल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 603 मीटर की है। बांध जलाशय का क्षेत्र डूब क्षेत्र 3 ओर से 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा घिरा हुआ है। टिहरी बांध स्थल जो है ये उत्तरकाशी से लगभग 70 किलोमीटर, देहरादून से 126 किलोमीटर, मंसूरी से 76 किलोमीटर और ऋषिकेश से 81 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर आपका क्वेश्चन आप देखिएगा, आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा प्रबंधन जो है एक प्रकार से, जैसे आपदा जो कोई आने वाली, चाहे बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, या कोई भी आपदा आती है, तो उससे पहले एक व्यवस्था बना लेना कि आपदा प्रबंधन हमको कैसे करना है। आपदा प्रबंधन कोई एक सत्ता नहीं है, इसमें अनेक कार्य
और हितधारियों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि आपदा को किसी विशेष क्षेत्र पर निश्चित नहीं किया जा सकता है। आपदा चूंकि एक ऐसी घटना है जो कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, पर तुरंत और अकस्मात घटती है, और इसके कारण से सजग रहना, तैयार रहना, यही आपदा प्रबंधन होता है। आपदा प्रबंधन के कई सारे तरह मतलब की चीज़ें होती हैं। एक तो आपदा से पूर्व आप पहले व्यवस्था बना लें, उसकी तैयारी कर लें, ठीक है, और कई सारी चीज़ें होती। तो कहीं ना कहीं पे आपदा प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करने व आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी होती है, पहले से तैयारी होती है, ताकि आपका अगर मान लेते हैं कोई आपदा आ गई या कोई आपदा आने वाली है, उससे पहले ही क्या कर दिया जाए, सजग कर दिया जाए लोगों को, ताकि जो है जन धन की हानि कम हो सके, ठीक है। तो ये होता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इसको आप कहते हैं। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं करता है, बल्कि यह योजना बना करके जोखिम को कम करने में सहायता उत्पन्न करता है। आपदा प्रबंधन का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपदा आपको एकदम से खत्म हो जाएगी, लेकिन आपदा को कम किया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपदा आप प्रबंधन आपका। 43 नंबर क्वेश्चन से आपका आपदा के प्रकार। आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक आपदा होता है और एक होती है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपका प्राकृतिक आपदाओं में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे भूकंप हो गया, प्राकृतिक आपदा है, ये मानव नहीं लाता है भूकंप, भूकंप अपने आप आता है, अकस्मात आता है, ठीक है, कब आ जाए कोई पता नहीं है। एक दिन तो रात में मैं लेटा हुआ था, वही 1:30-2 बजे का समय था, और मैं जग रहा था, वीडियो ही बना रहा था, और तभी क्या हुआ कि वो हिलने लगा एकदम से पूरा, जो हमारा वो था क्या बोलते, मोबाइल फ़ोन जो लगा हुआ था उसमें स्टैंड में, वो एकदम से खड़खड़ाने लगा, मतलब थोड़ा सा खड़खड़ा। तो मैं सोचा क्या हो रहा है भाई, ये क्यों हिल रहा है, और तब देखा तुरंत कि भाई फिर से ही हिला। तुरंत जो है वीडियो रोक करके भागा बाहर मैं, और देखा तब कोई नहीं, जग ही नहीं रहा था कोई, हमारे घर पर भी कोई नहीं जग रहा था, ना बगल में कोई जग रहा था, ठीक है। फिर सुबह सुबह जब मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे, तो बहुत सारे लोग, आप लोग भी, यूट्यूब पर भी मैंने पोस्ट किया था, आप लोगों ने कहा कि सर जी मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ। तो चूंकि आप लोग सो रहे थे, ज़्यादा तीव्र नहीं था, लेकिन था बढ़िया, मतलब कि था, अच्छा खासा भूकंप था। तो भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, चूंकि बाढ़ पानी जो बरसता है, ये हम लोगों के हाथ में थोड़ी ना है, ये प्रभु के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। तो बाढ़ यानी पानी बरसाता बरसा बाढ़ आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा ज्वालामुखी का आना, ये भी ज्वालामुखी उद्गार भी होता है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन भी प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी प्राकृतिक आपदा है, तूफान, सुनामी, हिमस्खलन, ये सब प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। मानव निर्मित आपदाओं की अगर बात की तो मानव निर्मित आपदा कई प्रकार की ये भी होती हैं। जैसे इमारत अगर ढह जाती है, कोई इमारत है वो ढह जाए, ये आपका मानव निर्मित आपदा है। आतंकवादी हमला हो जाए, ये भी मानव निर्मित आपदा है। औद्योगिक खतरा हो जाए, ये भी आपका मानव निर्मित आपदा ही है। आग लगना, ये भी एक प्रकार से आपका मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। भगदड़ होना, दंगा होना, ये सब भी आपका मानव निर्मित आपदा ही होती है। क्लियर? तो ये आपकी प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, दो आपदाएं मैंने आपको बता दी। ये आपदाएं दो प्रकार की होती है। तो आपदा के प्रकार आपसे अगर पूछे तो आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई। 44 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। सूखा आपदा क्या होती है, ठीक है, सूखा किसे कहते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग कहता है इसके बारे में कि उस दशा को सूखा कहते हैं या कहा जाता है जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 75% से कम हो। तो ये बताया मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विभाग ने। विभाग द्वारा सूखे के दो वर्ग भी बताए गए हैं। प्रथम वर्ग में सामान्य सूखा होता है और द्वितीय वर्ग में प्रचंड सूखा होता है। जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से वास्तविक वर्षा 25 से 50% कम हो जाती है तो उसे सामान्य सूखा कहा जाता है। जबकि अगर जो है 50% से अधिक वर्षा का अभाव यानी कमी होने पर उसको प्रचंड सूखा कहा जाता है, यानी कि इसको सेवर ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरी ओर सूखाग्रस्त क्षेत्र वर्षा जल की कमी के परिणाम स्वरूप निर्धारित किए जाते हैं। सूखा माने कि जब पानी कम बरसता है तो उसको सूखा क्षेत्र बोलते हैं। इसके ठीक विपरीत होता है आपका बाढ़। बाढ़ किसे कहते हैं या बाढ़ क्या होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बाढ़ किसे कहते हैं भाई? तो बाढ़ जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है, या बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो सामान्यतः अतिवृष्टि के कारण से उत्पन्न होती है। अगर ज़्यादा पानी बरस गया तो बाढ़ आता है, या फिर जो है मान लेते हैं अगर आपका कहीं ना कहीं पे ग्लेशियर अधिक पिघलते तो भी बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। मतलब अत्यधिक वर्षा वर्षा के कारण से, या बांध व तटबंध अगर टूट गया, बांध बना हुआ है, बांध टूट गया तो भी बाढ़ आता है, ठीक है।
नदी के सामान्य जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, निकटवर्ती भूभाग जल में डूब जाते हैं। अच्छा, बाढ़ आने से कई सारे जो है हानियाँ भी होती हैं, बात भी आप ध्यान रखेंगे। बाढ़ से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं भाई? बाढ़ से कई सारी हानियाँ होती हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 46 नंबर क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। बाढ़ से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? पहली बात तो बाढ़ के पानी से जो वनस्पतियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जो जीव जंतु होते हैं कीड़े मकोड़े वो भी नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी कट करके बह जाती तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी क्षीण हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ आने से क्या होता है, पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं जिसके कारण से वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। बाढ़ आने से क्या होता है कि भाई आपका जो है एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसके कारण से क्या होता है कि वायु मतलब कि जो जल होता है वो भी एक प्रकार से मैला हो जाता है, उस मतलब कि जल प्रदूषण भी बढ़ सकता है इसके कारण से। ठीक है, और तमाम प्रकार के लोगों की हानि हो सकती है, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण से तमाम प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, और बाढ़ के कारण से क्या होता है कि जन धन की बहुत हानि होती है। अब की बार तो मेरे क्षेत्र में इधर बाढ़ आई हुई थी नवाबगंज क्षेत्र में। ठीक है, पानी पूरा भरा भरा हुआ था, लोग सड़कों पर आ चुके थे, घरों में पानी भरा हुआ था। नेपाल तुरंत पानी छोड़ता तो बाढ़ आ जाती बगल में, क्योंकि बगल में नेपाल है, इधर यूपी गोंडा के बगल में। ठीक है, गोंडा बहराइच और उसके बगल में नेपाल आपका देखते बहराइच से भी सीमा लगती है। 46 नंबर क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर भाई। प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा सागर परियोजनाएं ये जो है एक प्रकार से चल रही हैं, और इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने के लिए गांधीवादी समाज सेवी बाबा आमटे ने अपने अनेक साथियों के साथ इन परियोजनाओं का नर्मदा बचाओ आंदोलन के झंडे तले विरोध किया है। और इस परियोजनाओं के संबंध में बंगाल पत्रिका सानंदा ने 18 तारीख चौथा महीना 1991 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थे चिमन भाई पटेल, उनसे साक्षात्कार लिया। और इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा है कि जल केवल धनी लोगों मतलब कि धनी नगरीय लोगों के लिए है, 2/3 जल ग्रामीण लोगों के लिए है, और 132 नगरों की तुलना में 7,234 गाँवों को पेयजल उपलब्ध होगा। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में था। और खासकर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, ये नदियों पर जब बांध बनता है आपको पता होगा, तो उसके कारण से बहुत सारी हानि होती है, और इसी कारण से जो है इस प्रकार के आंदोलन प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए ऐसे आंदोलन होते रहते हैं, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या एक प्रकार से आप देखते हैं वो चिपको आंदोलन हो, या तमाम प्रकार के आंदोलन आए दिनों चलते रहते हैं। 47 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, सुनामी क्या है? सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, हार्बर तरंगे जो होती खास करके इसको कहते हैं सुनामी को, और इसको सामुद्रिक सिस्मिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबी समुद्रियों मतलब समुद्री तरंगों की श्रृंखला या कोई अति ऊंची तरंग दैर्ध्य गहरे महासागर में आती हैं, और इस तरह से दूसरे तरह तक ये 100 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती हैं। इसका उत्पादन अक्सर अचानक हुए समुद्री तल के विस्थापन से होता है, जो कि किसी भूकंप, भूस्खलन, समुद्री जल में अचानक हुए विस्थापन के कारण हुए हों और लहरों की श्रृंखला को उत्पन्न करते हों। सो ये सुनामी कहलाता है। सुनामी का केंद्र 100 मील या हज़ारों मील दूरी किसी तटीय इलाके से हो सकती है, और पारंपरिक भौगोलिक परिस्थितियों से सुनामी पर तीव्र प्रभाव पड़ सकता है। सुनामी मतलब समुद्रों में उठने वाले लंबी लंबी तरंगों से होता है। सुनामी की लहरें बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर उठती हैं, और वो अंदर जब क्या होता है, कोई मान लेते हैं कोई हलचल होती है, तो उसके कारण से बड़ी जो है लहरें थोड़ा ऊंची उठती हैं, तो ये आपकी सुनामी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका चक्रवात भी होता है। तो ये सब थोड़ा सा जान लीजिएगा। वैसे सुनामी से आपका प्रश्न, बाढ़ से भी प्रश्न आपका जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और वन की कटाई से भी, वनीकरण से, निर्वनीकरण से भी प्रश्न आपका आएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को हमने समझा, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को जाना। ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास आपका ह्यूमन वैल्यूज़ और इन्वायरमेंटल स्टडीज का भी, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का 3rd सेमेस्टर के लिए BA, BSc, BCom सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन क्लास आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन क्लास देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए 3rd सेमेस्टर के लिए। शिक्षा शास्त्र का महासंग्राम वीडियो मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। इसलिए हिंदी का भी आपका महासंग्राम वीडियो अवेलेबल है, तो उसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने भूगोल के महासंग्राम वीडियो का एक समझा पार्ट 1 देखा था, और पार्ट 2 ये आपका हो चुका है। और महासंग्राम वीडियो का मैं एक और आपको जो है मॉडल पेपर दूंगा, और मॉडल पेपर के बाद में
और भी चीज़ों के बारे में आपको कई मॉडल पेपर देने का प्रयास करूँगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता जाए। और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार से आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं पूरा करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक बात और यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि भूगोल में आपको बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझना परम आवश्यक है। जैसे कि आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है, ये जैव विविधता को लेकर के एक प्रश्न हमेशा आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। पर्यावरण का अर्थ परिभाषा, इससे प्रश्न आएगा। मरुस्थलीकरण से आपका प्रश्न आने वाला है। ठीक है, ई वेस्ट से आपका, या फिर ठोस अपशिष्ट से, इससे एक प्रश्न आपका तय है एकदम से आना। टिहरी बांध परियोजना और इसके अलावा नर्मदा घाटी परियोजना, इनसे एक प्रश्न आपका बनना है। टिहरी बांध परियोजना से एक प्रश्न आना है। ठीक है, आपदा प्रबंधन से एक प्रश्न आना, सतत विकास से एक प्रश्न आपका आना है। ये सब आप एकदम से ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अलावा मृदा अपरदन से एक प्रश्न आपका एकदम से तय है आना है। क्लियर? तो इस प्रकार से, और एक आपका प्रदूषण से एक प्रश्न, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण से एक प्रश्न आपका एकदम से तय है आना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र से भी आपका प्रश्न, एक प्रश्न हमेशा आता है और आएगा भी, तो आप उसको भी रख लीजिएगा। और एक प्रश्न आपका ग्लोबल वार्मिंग से, ये एकदम से तय है, ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग को मिला करके। ठीक है, और वन विनाश को लेकर के एक प्रश्न भी आपका आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका इतना अगर आप तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपके टक्कर में कोई नहीं रहेगा और आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक उत्तीर्ण करेंगे। आपको बता दूं कि ये जो है बहुत सारे लोग जो है अपने कॉलेजेस में टॉप कर रहे हैं। हमारे पास एसएमएस भी बहुत सारे लोगों को आया कि सर हमने यूनिवर्सिटी टॉप किया, किसी ने कॉलेज टॉप किया शुक्ला एसडी पॉइंट पर पढ़ करके ही। और आप बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे व्हाट्सएप पर एसएमएस करते हैं कि सर जी आपका पढ़ाया हुआ सारा आया, और आपने जो मतलब कि आपके द्वारा पढ़ करके मैंने अपना कॉलेज में टॉप किया। ठीक है, एक लड़की ने सुबह एसएमएस किया था हमारे पास कि सर जी मैंने अपने कॉलेज में 12 बंकी कॉलेज कोई है तो वहाँ से टॉप किया उसने पूरा, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, उसने कहा सर जी आपसे पढ़ करके हमने टॉप किया, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगा कि मैं शायद कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का साथ चाहिए, इसी प्रकार से आप लोग ऐसे प्यार देते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।